हेलो एवरीबॉडी, वैदिक वास्तु के फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैंने कहा, ये 3 दिन का फाउंडेशन कोर्स रहने वाला है, विच इज टोटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंशियंट साइंस है, बहुत पुरानी एक ऐसी विद्या है जिसके बारे में शायद आप और हम अभी नहीं जानते, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ये हमने 3 दिन आपके लिए रखे हैं। रोज शाम को 7 बजे हम लोग आपसे मिलेंगे, सेम जूम लिंक रहेगा। और इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगी, सो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाए उसे रिविजिट कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी हमारे साथ पूछ सकते हैं। अभी कॉन्सेप्चुअल्स थोड़े से सीखेंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट समझेंगे, डाउट्स एंड में लेंगे। मीनवाइल चैट कॉलम सभी के लिए ऑन रहेगा, डाउट आप मेंशन कर सकते हैं। और किसी के कोई और डाउट रहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्लास के बाद में हम सभी के डाउट्स लेंगे। अभी आज के बाद हम कल दोबारा 7 बजे मिलेंगे। सो जूम लिंक सेम है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जूम लिंक सेम है। तो आप सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल रिस्पॉन्स एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। और वेलकम करते हैं आर एक्सपोर्ट एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट अपर्णा अग्रवाल मैम का। मैम आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज वैदिक वास्तु इतनी बढ़िया और इतनी एंशियंट साइंस के बारे में प्लीज सभी को बताएं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गिविंग गुड रिस्पांस। मैं कोशिश करूंगी आपको बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं और जितना मुझे आता है वो सब आपको दे पाऊं। 3 दिन की बूट कैंप में हम समझेंगे वैदिक वास्तु का बेस क्या है और फिर कुछ डायरेक्शंस और एंट्रेंसेस कैसे सही होने चाहिए, कैसे गलत होना चाहिए, इसको हम समझेंगे लॉजिक से। पूरे लोग सिर्फ कहते हैं कि यहाँ पे ये नहीं बनाना, यहाँ पे वो नहीं बनाना, बट एक्चुअली इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे, है ना। उसके लिए सभी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आजकल इतनी सारी मॉडलिटीज आ गई ऑकल्ट में कि हम अपने जो बेसिक है उनको थोड़ा सा भूल के आगे निकलते जा रहे हैं। वो भी कहीं गलत नहीं है, लेकिन जो सबसे एंशियंट शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, जैसा कि नाम से इंडिकेट होता है, ये हमारे वेदों से आई है। वैदिक वास्तु में वेदों से, और वेद कब लिखे गए? आज से हजारों साल पहले। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद है। मैक्सिमम लोगों को ये नाम तो पता ही होंगे। इसी में लिखा हुआ हमारे वास्तु शास्त्र के बारे में। तो जो ज्योतिष शास्त्र और वैदिक वास्तु, ये दो चीजें हमारे वेदों से आई है। और फिर लोगों ने, नए नए स्कॉलर्स आके इनके नए नए वर्जन्स निकाले, इनको नए नए तरीकों से इजी किया, सिंप्लीफाई किया पढ़ने के लिए और अप्लाई करने के। लेकिन जब हम इसको आज की डेट में अप्लाई करते हैं तो कभी कभी कुछ रेमेडीज के रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि जो दोष होता है वो कहाँ होता है? अंदर नीचे की लेयर में, लेयर में, इनिशियल एनर्जीज में। तो उसे समझना जरूरी है और उसके लिए वैदिक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो सुपरफिशियल रेमेडीज करते हैं उसके नीचे का हम रेमेडी करें तो हमें और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये वैदिक वास्तु होती है, जैसा कि रिलेटेड है। अब हमारी लाइफ में, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती है। स्मूथ एंड 100% सेटिस्फाइड लाइफ तो किसी की नहीं होती है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, जो हमें, आपको लाइफ में आगे बढ़ने का डायरेक्शन देती है। तो वो है दशा और दिशा। ठीक है। तो दशा क्या चीज है? और ये दोनों ही चीजें होती हैं प्लैनेट्स। जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं हमारी कुंडली बनती है और हमें वैसा ही घर मिलता है। तो कुंडली में जो लिखा है वही होता है, लेकिन जो वास्तु है वो उसका निमित्त बनता है। जैसे कुंडली में कोई चीज लिखी कि आपकी शादी लेट से होनी है, तो आप जाने अनजाने घर ऐसा होगा, आपका घर में बेडरूम ऐसा होगा, घर का वास्तु ऐसा होगा कि आप इस तरह से अपना रूम बनाएंगे और ऐसी जगह में, ऐसी एनर्जीज में रहेंगे कि वो भी आपके डिलेड मैरिज को इंडिकेट करे, क्योंकि वो आपके चार्ट के साथ साथ चलता है। और जब आपके ग्रहों की दशा आएगी और उसी समय आपको वैसा घर मिलेगा, तो दशा और दिशा इस तरह से रिजल्ट देती है। कुंडली में कोई दोष आने होंगे, कोई प्रॉब्लम लिखी होगी या कुछ अच्छा होना लिखा होगा, तो आप नोइंगली अननोइंगली घर में कुछ फर्नीचर उठा के, कुछ सामान उठा के यहाँ से वहां करेंगे और वो दशा के जो रिजल्ट है वो ट्रिगर हो जाए। तो वास्तु जो है एक निमित्त बनता है हमारी हमारी कुंडली का रिजल्ट देने। तो अब जो ज्योतिष है, कुंडली है, वो तो डिपेंड होती है हमारी बर्थडे पर, जिस समय हमने जन्म लिया, जहां जन्म लिया। लेकिन अब वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, जन्म तो हमारा हो चुका, उसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन हम अपने वास्तु को समझकर बदल सकते हैं, और इस तरह से वास्तु को ठीक करके हम अपने कुंडली के दोषों को भी ठीक कर सकते हैं और लाइफ को एक स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है। ये वास्तु का इम्पोर्टेंस है। ये तो एक
मतलब एस्ट्रोलॉजिकल एक इम्पोर्टेंस हुआ कि कुंडली और वास्तु कैसे काम करते। अब वास्तु है क्या चीज? वास्तु एक साइंस है, एक विज्ञान है ना। वास्तु यूं हवा में मानने वाली चीज नहीं कि मैं तो नहीं मानता भैया वास्तु, तो मेरे घर में तो वास्तु दोष नहीं है, तू मानता है तो तेरे घर में दोष है, ऐसा नहीं होता है। जैसे अब चारों तरफ ऑक्सीजन फैला हुआ है, दिख तो नहीं रहा ऑक्सीजन, लेकिन हम ब्रीथ कर रहे हैं ना उसमें, जब वो एब्सेंट होगा तब हमको उसकी कमी खलती है। इसी प्रकार जब कुंडली में वास्तु दोष होते हैं, वो दिखते नहीं है, आपको दोष दिखेंगे नहीं वास्तु दोष। आप बोलेंगे मैं नहीं मानता, मैं तो अपने हिसाब से घर बनाऊंगा। आपने थोड़ा ठीक ठाक घर बना लिया, आपकी कुंडली भी ठीक ठाक है, तो लाइफ ठीक ठाक चलती रहेगी। लेकिन कुछ सालों के बाद आपको जब प्लैनेट्स मैच्योर होते हैं तब आपको उसका रिजल्ट है ना। सपोज आपने कोई सामान शिफ्ट किया, वास्तु कहता है 7 साल बाद इस एनर्जी का असर आएगा, तो आपको 7 साल तक तो सब अच्छा अच्छा दिखेगा, लेकिन 7 साल के बाद सब गड़बड़। जैसे साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बहुत पैसा देती है, अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस आप बनाते हो, तो साउथ वेस्ट को वैसे तो सबसे बेकार एंट्री कहते हैं वास्तु में, लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा, तो आप साउथ वेस्ट की एंट्री में आप घर में जाओ, बहुत पैसा आएगा आपके पास, आप बड़े खुश रहोगे। लेकिन जाते जाते जो राहु है वो 5 साल 7 साल के अंदर सब कुछ लूट के चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको वास्तु की चीजों को इतनी जल्दी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये अपने टाइम से रिजल्ट दे। जैसे कि आप देखेंगे भगवान के इतने अवतार हुए है ना, विष्णु अवतार हुए, तो इतने अवतारों में क्या राम भगवान रावण को सीधे सीधे मार नहीं सकते थे? क्या कृष्ण कंस को नहीं मार सकते थे? जो बचपन में पूतना को मार दिया, उसी समय कंस को नहीं मार सकते थे? नहीं, वो उनका पूरा प्लान्ड सिस्टम रहता है कि एनर्जी को इस हाइट तक लेकर जाना है, इतने समय में ये काम करना है। वो देवता जैसे अपनी प्लानिंग से काम करते हैं। उसी तरह से वास्तुशास्त्र में जमीन के अंदर, हमारी भूमि भवन के अंदर जो देवताओं का वास होता है 45 गॉड्स का, वो भी अपनी प्लानिंग और अपने समय से काम करते हैं। तो जब हम वहाँ चीजें रखते हैं, उनको ट्रिगर करते हैं, तो उनका समय आता है तो वो रिजल्ट देते हैं। आपको ऐसा नहीं कि आज तो मैंने बदला और अभी रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए वास्तु दोष को जमीन से आपको ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी बताई गई है वास्तु में जो कि आपके ठीक नहीं हो सकती, बोलते जिसे हटाना ही पड़ता है। जैसे आपका सीढ़ियां हो गई, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो गया, आपका किचन हो गया, इन चीजों को आप छेड़ नहीं सकते। इनकी रेमेडी करके थोड़ा बहुत बेनिफिक रिजल्ट हम ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली जो इनिशियली बनाते हैं उसको हम सही बनाए तो हमारा जीवन और भी बेहतर चला जाए। ठीक है, तो इसलिए इनिशियल स्टेज से वैदिक वास्तु को समझना, और इसमें मैं यही बताऊंगी कि कौन सी किनकी सही दिशा एग्जैक्टली और इनिशियल लेवल पे हम क्या रेमेडी कर सकते हैं जमीन के अंदर से। कि वास्तु पुरुष है जमीन के अंदर ना, जमीन के अंदर 7 फीट तक वास्तु पुरुष का वास होता है। तो जो रेमेडी जमीन के अंदर की जाती है वो द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडीज। आजकल हम कैसे तोड़ फोड़ के डर से नहीं करते हैं, बट एक्चुअली वो रेमेडीज ज्यादा फ्रूटफुल होती है, वो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है तो, अदरवाइज तो वास्तु के नियमों को फॉलो करके घर बनाए तो बेस्ट है। अब वास्तु के नियमों को क्यों फॉलो करना? वास्तु साइंस है। जैसे ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की है ना, वास्तु की भी रचना ब्रह्मा जी से ही होती है। अभी हम समझेंगे कैसे एनर्जी फील्ड्स बनती हैं ब्रह्मा जी के थ्रू। तो जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सभी जीव जंतुओं के लिए नियम बनाए है ना। जैसे एक चिड़िया है वो घोंसला बनाकर ही रहेगी, एक जो शेर है वो गुफा बनाकर ही रहेगा, मंकी है वो पेड़ों में उछल कूद करके रहेगा। इस तरह से सभी जानवरों के अपने घर बनाने के नियम बताए गए और उन नियमों को उन्होंने नहीं तोड़ा। आप पंछियों को देखिए, आज तक वो वैसा ही घोंसला बनाकर रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए लाइफ के साथ। लेकिन मनुष्य जाति जो है, इसने अपनी सुविधा के हिसाब से वास्तु के साइंस से छेड़छाड़ है ना। आज से कई हजार साल पहले भी जब लोग रहते थे तो टॉयलेट करने कहाँ जाते थे? जंगल में। घर में किसी ने टॉयलेट नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य ने अपनी सुविधा से बेडरूम से अटैच टॉयलेट घर के अंदर बनाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? आ गई ना निगेटिविटी घर के अंदर। सबसे बड़ा दोष तो ये राहु है। 100% क्लियर वास्तु तो किसी का नहीं हो सकता, पर आज की डेट में अटैच टॉयलेट के बिना कोई रह भी नहीं सकता। अब बहुमंजिला इमारतें बनने लग गई तो कहाँ जाएंगे टॉयलेट? लोग थोड़ी यहाँ से जंगल में जाएंगे। तो इस तरह से चीजें मैनिपुलेट होती गई और वास्तु दोष लोगों की लाइफ में आता गया। तो इन सब चीजों को तो हम नहीं नकार सकते, लेकिन इसके ऑप्शंस को हम समझ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट वास्तु। वास्तु इज अ मास्टर साइंस जिससे हम अपने लाइफ के कई सारे दोषों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब वास्तु को
को मानने न मानने के दो एस्पेक्ट है। जो लोग स्पिरिचुअल है, आध्यात्म को मानते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक एस्पेक्ट भी है, और जो इनको नहीं, जो साइंस लॉजिक के साथ चलते हैं, उनको मैं लॉजिक से बताऊँ। तो वास्तु के दो एस्पेक्ट, एक माइथोलॉजिकल और एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ठीक है, माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है? एक वास्तु पुरुष की स्टोरी है ना। अथर्ववेद में और मत्स्य पुराण में, अथर्ववेद जो चौथा वेद है, उसके अंदर स्थापत्य वेद है, उसमें वास्तु शास्त्र के बारे में लिखा गया है, और मत्स्य पुराण में इसकी स्टोरी बताई गई है। इसकी स्टोरी क्या है कि जैसे बहुतों को पता भी होगा, लेकिन शॉर्ट में मैं रिवाइज करती हूँ, फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे। शंकर भगवान के पुत्र हुए थे अंधकासुर, है ना, जो कि उनके पसीने से जिनका जन्म हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो वो बहुत भूखे थे, उनको भूख बहुत लगी, और वो इधर उधर भटकते रहे, मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए, सब कुछ खाते गए वो। और जब सब कुछ उन्होंने खाना शुरू करके सब कुछ खत्म करने लगे, तो दानव और देवता दोनों परेशान हो गए, और सब ने मिलकर उन्हें पकड़कर शंकर भगवान के पास लाए। और जब शंकर भगवान के पास लाए तो वो उनका बेटा होकर के झुक गया नीचे प्रणाम करने के लिए। जैसे ही वो झुका तो सबने मिलके उसे दबा दिया वहीं जमीन पर। ठीक है, तो औंधे मुंह ऐसे वो उल्टे लेटे हुए जमीन पर, और उन्हें ही वास्तु पुरुष का नाम दिया। भगवान भगवान से उसे प्रार्थना की कि मैं तो भूखा हूँ भगवान, मेरी क्या गलती है, भूख लगी है ना, मुझे क्यों जमीन में गड़ा दिया इन लोगों ने करके। तो शिव जी ने बोला कि तुम ठीक है, जमीन में इन्होंने गड़ा दिया, तुम जमीन के अंदर रहो, लेकिन जब तक कोई तुम्हें खाना नहीं खिलाएगा, तुम्हारा पूजा नहीं करेगा, तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब तक उस घर में चीजें फ्लरिश नहीं होगी, से उस घर में समृद्धि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो किसी भी नए घर में प्रवेश करने से पहले हमें वास्तु पुरुष को शांत करना, ये बात है। तो ये जो सारे देवता और दानव, देवता किधर बैठ गए? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और दैत्य किधर बैठ गए? साउथ वेस्ट की तरफ। वास्तु पुरुष के पैर की तरफ उन्होंने दबाया, और सिर की तरफ देवताओं ने दबाया, और ब्रह्मा जी बैठ गए बीच में उनके पीठ के ऊपर, तो ब्रह्मा जी सेंटर में। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी है वास्तु पुरुष के नाम से। तो ये वास्तु पुरुष हुए। तो कभी भी हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के समय क्या क्या करना होता है? हमको वास्तु पुरुष को पहले शांत करना, सबसे पहले। तो उसके लिए हम जब लोगों को बुलाते हैं ना, तो हम खाना खिलाते हैं, और जब खाना खिलाते हैं तो लोग चलते हैं, इतने लोग आते हैं हमारे घर में, तो वास्तु पुरुष जागृत होते हैं, और फिर वो हमें फ्लरिश करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, माइथोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ वास्तु ये हो गया वास्तु पुरुष का। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में सिर आ गया, और साउथ वेस्ट में पैर आ गया, और जो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, दो दो डायरेक्शन, यहाँ पे इनके घुटने आ जाते। ठीक है, अब ये जो चीजें, इनकी पोजीशन को अच्छे से थरोली देख लीजिए, क्योंकि जो वास्तु जो काम करती है वो इसके हिसाब से। हम इनके जिन जिन बॉडी पार्ट्स पे हम हैम्पर करेंगे, उसी उसी बॉडी पार्ट्स में हमें तकलीफ। ठीक, अब जो देवता है, एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दानव बैठ गए, ऐसे पूरे 45 देवता हैं ब्रह्मा जी को मिलाकर, जो इनको दबाकर पूरी तरह से बैठे, क्योंकि इसने बहुत उत्पात मचाया हुआ था। तो शंकर भगवान ने बोला सब इन्हें खाना दो, और फिर ये शांत होंगे। तो सबने अपना अपना खाने का भोजन जो बनाते थे, एक एक ग्रास वास्तु पुरुष के लिए रखते थे, तब उनकी भूख शांत होती थी, फिर वो शांति से जमीन के अंदर बैठे। ठीक है, अब देखिए, ये जो गॉड्स जो बैठे पूरे पेरिफेरी में, बहुत से दानव बैठ गए बीच में और देवता बैठ गए, ऐसे मिला के ये जो 45 गॉड्स जो बैठे, ये हर भूमि में, हर भवन में, जब भी हम कोई भवन बनाते हैं तो इनका वास होता है। और ये जो बैठने की पोजीशन है, ये पोजीशन को बोलते हैं वास्तु पुरुष मंडला। ये हो गया वास्तु पुरुष की पोजीशन, और ये हो गई वास्तु पुरुष मंडल। इसके हिसाब से देवता फील्ड बनती है, और हम इसको जब एनर्जीज को बैलेंस करते हैं तो हमें ये अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक, कैसे होता है वास्तु? जब आप मकान खरीदते हैं, उसका फाउंडेशन बनाते हैं, जब प्लिंथ लेवल तक जब फाउंडेशन बनता है, गड्ढा खुदता, प्लिंथ लेवल तक आप अपना एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि अब मुझे इसके अंदर घर बनाना है, वहां से एनर्जी जनरेट होना शुरू करती है घर के सेंटर में। ये चीज देखिए, ये सेंटर वाले पार्ट में जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो चीज होती है, ये होती है आपकी ब्रह्म विधि। ब्रह्म विधि कहते हैं सेंटर में। तो जैसे हमारा सृजन ब्रह्मा जी ने किया है,
उसी तरह से घर का सृजन भी ब्रह्मा जी से ही होता है। तो जो पहली एनर्जी जनरेट होती है वो सबसे पहले ब्रह्मा जी की एनर्जी जनरेट होती है, जब आप प्लिंथ लेवल तक का मकान बनाते। फिर आप दीवारें खड़ी करते हो, दीवारें खड़ी करते करते जब 5-6 फीट तक की दीवारें आप खड़ी कर लेते हो, उस समय आपका बनता है आपका देवविथी। ये वाला पार्ट एनर्जी ऐसे फैलती चली जाती है, जैसे आप कोई चीज बनाते जा रहे हो, कंस्ट्रक्ट करते हैं, एनर्जी जैसे स्प्रेड होती चली जाती है। तो इन चार में चार एनर्जीज कौन कौन सी आती है? मित्रा, विवस्वान, भूधर और आर्यमा। चार डायरेक्शन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चार चार एनर्जी फील्ड्स बनती हैं। ये इन देवताओं की एनर्जी बनती है। फिर नेक्स्ट जब आप मनुष्य विधि में जाते हो और जब दीवारें 6 फीट से 10 फीट तक आप कर लेते हो, जब छत नहीं ढला हुआ है लेकिन छत ढलने लायक कंडीशन, उतनी हाइट की दीवारें बन गई है, तब आपकी नेक्स्ट एनर्जी फील्ड जनरेट होती है, जो कॉर्नर्स में होती है, इन डायरेक्शंस में। वो होती है नॉर्थ ईस्ट में अपा और अपावस्था, साउथ वेस्ट में जया और इंद्र, साउथ ईस्ट में सविता और सवित्रा, और नॉर्थ वेस्ट में होते हैं आपके, नॉर्थ वेस्ट में आ गई आपकी, सॉरी, रुद्र और रुद्राक्षा। ठीक है, तो इस तरह से पूरे एनर्जी फील्ड्स वो देवता एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद जब छत ढल जाती है, जब मकान पूरा बन जाता है आपका, तब लास्ट वाली एनर्जी फील्ड जहाँ पे पूरे ये पेरिफेरी में जितने गॉड्स दिख रहे हैं, ये सारे देवता अपने अपने एक्टिवेशन में आ जाते हैं और पूरे देवता फील्ड जो बन जाती है, और फिर हमें वास्तु के रिजल्ट मिलने होते हैं। तो देखिए, सबसे नीचे की लेयर हो गई वास्तु पुरुष की, नेक्स्ट लेयर हो गई वास्तु पुरुष मंडला की। तो ये लेयर वाइज ट्रीटमेंट होता है एक एक लेयर में। तो जब आप, तो मोमेंट आप नीचे का वास्तु पुरुष वाला लेयर सही रखेंगे, जो 8 जोन्स हैं, हम बताएंगे 8 डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो फिर ये होती है। अब इन विधि को पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है? एक ट्रिक की बात बताऊं, घर बनाओगे आप तो पॉसिबली ऐसा होगा कि आप एंट्रेंस यहाँ पे दोगे, लेकिन कहते हैं कि एंट्रेंस कभी भी, ये पिशाच भूमि होती है, जो आउटर पेरिफेरी है ना, तो कभी भी लोग देखना, पहले जो घर बनाते थे वो चारों तरफ एक एरिया छोड़ के बनाते थे, गली जैसा 2-3 फीट। तो किसी को भी ये जगह जरूर छोड़नी चाहिए, क्योंकि पिशाच विधि से घर में एंटर नहीं करता। घर का मेन एंट्रेंस कभी भी यहाँ पर न, बाउंड्री वॉल का एंट्रेंस इज डिफरेंट थिंग, वो तो यहाँ से आपको बाउंड्री वॉल का एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, लेकिन जो मेन बिल्डिंग बिल्ट अप एरिया का जो एंट्रेंस आता है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, और ना ही ब्रह्म विधि में आना, वो मनुष्य विधि या देव विधि में ही बनाना है। सपोज जैसे ये बिल्डिंग बनाई आपने, यहाँ से बिल्डिंग बनाई, तो पॉसिबली की एंट्रेंस ब्रह्म विधि में आ जाए। आपने ऐसे बनाया घर, तो पॉसिबली एंट्रेंस बाहर आ जाए, पर ये नहीं करना है। आपको बिल्टअप ऐसे बनाना है, देव विधि में या ब्लू या ग्रीन हिस्से में आपका घर आना चाहिए, एंट्रेंस मेन घर का। ठीक है, ब्रह्म विधि में कभी ना बनाए, क्योंकि ब्रह्म विधि क्या होती है, बहुत पुण्य भूमि होती है, बहुत पुण्य, वहां पे एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, और उतनी पॉजिटिविटी को आज की डेट में हम लोग संभाल नहीं सकते। उसको दरवाजा खोलने का तरीका अलग है। लोग पुराने जमाने में, इसलिए ब्रह्म जो एनर्जी है सीधे कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी होती है, ब्रह्मांड से, है ना, तो देवताओं से कनेक्टेड होती है। तो उसको खुला आकाश होना चाहिए। जो पुराने जमाने में आंगन वाला घर बनता था ना, तो वो ब्रह्म द्वार को खोलता था सीधे। लेकिन घर की एंट्री आपकी मनुष्य विधि में और देव विधि में ही आनी चाहिए, ब्रह्म विधि और पिशाच विधि में नहीं आनी चाहिए। ये एंट्री का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो इसको लेने के लिए सीधी सी बात है, जैसा दिख रहा है कैलकुलेशन से, 9 पदा लेकर आप 9 बाय 9 का डिवीजन कीजिए, और फर्स्ट वाला जो 9 बाय 9 का बाउंड्री है उसे छोड़ दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये हुई वास्तु पुरुष मंडला का यूज, और इसमें भूभाग को कैसे डिवाइड किया गया। तो ये इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट कह लो या माइथोलॉजिकल, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऐसा होता है, क्योंकि देखिए हमारा जो पोजीशन का हिस्सा है, हमारी बाउंड्री वॉल तक हम कुछ भी कर सकते, तो मोमेंट हमने बाउंड्री वॉल क्रॉस किया, हम यूं ही घर के कपड़ों में भी नहीं निकल पाते, बाहर बाजू में भी हम फिर घर अंदर जाएंगे, टी शर्ट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, तब बाहर निकलेंगे। हम अपने घर में कैसे भी रहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सिर्फ एक बाउंड्री वॉल का, जो हमारा प्रेस्क्राइब्ड एरिया है वहां हम अपने ढंग से रहते हैं, वहां की जो एनर्जी है वो हमारी एनर्जी से सिंक्रोनाइज करती है, तो हमें सही रिजल्ट देती है। तो वास्तुशास्त्र क्या है? तो यही विज्ञान है, जिसमें घर बनाने के नियमों के बारे में बताया गया है, कि ऐसे कौन से नियम है जिनको आप जब फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ स्मूथ हो, है ना।
5 एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में भी होते हैं, 5 एलिमेंट्स आपके प्रकृति में भी है। जब वो दोनों का बैलेंस बनेगा तभी लाइफ हार्मोनियस होगी। तो इन सब चीजों को समझने के लिए जो शास्त्र है ये वास्तुशास्त्र है। तो पहला स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये हो गया कि देवता फील्ड कैसे बनती है, वास्तु पुरुष क्या होता है और वास्तु पुरुष मंडला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट। सिर्फ यही नहीं है, जब पुराने जमाने में लोग साइंस को नहीं जानते थे फिर भी वो प्रकृति को समझते थे। तो साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या कहता है आपका, 4 चीजों पर डिपेंड करता है साइंटिफिक एस्पेक्ट। पहला तो सूर्य है ना, सनलाइट कहाँ से कैसे आ रही है। दूसरा, हमारी पृथ्वी के क्रस्ट में बहुत से मिनरल्स बैठे हुए हैं, है ना, उसमें क्या है आपके लोहा भी है, आयरन भी है। somebody zooming the screen ना, कुछ डूडल हो रहा है मेरे स्क्रीन पे। मोबाइल में कोई स्क्रीन अप डाउन कर रहा है या कुछ लिख रहा है क्या? ओके। सो साइंटिफिक एस्पेक्ट में हम जो फैक्टर्स वास्तु को प्रभावित करते हैं, जिससे वास्तु हुआ, जिससे मकान बनाने के नियम लिखे गए, वो 4 एस्पेक्ट है आपकी। सनलाइट, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मतलब हमारे शरीर में भी लोहा है, खून क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, लोहे से बना हुआ है। तो वो जो लोहे से एक मैग्नेटिक एनर्जी हमारे अंदर भी है और अर्थ में भी एक मैग्नेटिक एनर्जी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एक लोहा और चुंबक जब आमने सामने आते हैं तो जो सेम पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम गलत डायरेक्शन में सोते हैं तो ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें भी प्रभावित करती है। और होते हैं पंच महाभूत, सबसे इंपॉर्टेंट पंच तत्व, और उसके बाद 8 डायरेक्शंस, 4 कार्डिनल मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उसके बाद 4 सब ऑर्डिनल डायरेक्शंस या सब डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इनको एक एक करके समझते हैं हम। सनलाइट कैसे काम करती है। अब पुराने जमाने में क्या होता था, बिजली तो होती नहीं थी, है ना। तो सनलाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, घर में सनलाइट जरूर आनी चाहिए। सनलाइट की क्या गुणवत्ता होती है, सनलाइट का सिस्टम ऐसा है कि जो सुबह की सूरज होती है, जो राइजिंग सन होता है, सूर्योदय के समय का सन, वो बहुत पॉजिटिव लगता है, ठंडा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत क्या रहता है आपका, आपकी जो रेज होती है ना, सनरेज सुबह की, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है जो जर्म्स को किल करती है। तो जब सुबह सुबह की धूप में हम रहते हैं तो नेगेटिविटी खत्म होती है और आप पॉजिटिव सनलाइट को फील करते हैं। और जो 12 बजे की बाद की धूप है ना, वो होती है इंफ्रारेड रेज वाली धूप, जो कि हार्मफुल रेज होती है, जो अच्छी नहीं मानी जाती, जो रेडिएशन, इसलिए बोलते हैं ढलते सूरज का किरण अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन उगते सूरज की किरण अच्छी मानी जाती। ठीक है, ओके। तो सूर्य ट्रेवल कैसे करता है, सूर्य कैसे ट्रेवल करता है, ईस्ट टू वेस्ट थ्रू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट थ्रू साउथ। नॉर्थ में सूर्य की किरण सबसे कम जाती है, इसलिए नॉर्थ जो है वो ठंडी जगह है, बहुत कोल्डेस्ट प्लेस होती है नॉर्थ। देखिए, सनलाइट जो है, सनराइज होता है ईस्ट में और वो साउथ के थ्रू वेस्ट में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जब आपके ईस्ट से सनलाइट हुआ, अब पहर सबको समझता होगा, पहर वर्ड सुना आप लोगों ने, कितने घंटे का होता है एक पहर, बताइए चैट में कोई, एक पहर कितने घंटे का होता। पुराने जमाने में लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी, तो घंटे मिनट नहीं होते थे, वो पहर होते थे। हाँ, एनीबडी नोस? 3 घंटे का होता है पहर, 4 नहीं, 3 घंटे। ठीक है, तो सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक 12 घंटे होते हैं। एक मोटा मोटी टाइम लेते हैं हम, 6 o'clock to 6 o'clock। वो कभी 5:30 होता है सनराइज, कभी 6:30 होता है, डिपेंडिंग ऑन सीजन। अगर 6 बजे से 6 बजे हुए, 12 घंटे हुए, 12 घंटे को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 3-3 घंटा, तो 3 घंटे का ये 4 प्रहर होता है। पहर बोलते हैं या प्रहर भी बोलते हैं। उसी तरह से रात में भी 4 प्रहर। ठीक है, तो टोटल एक दिन जो होता है 24 घंटे का, वो 8 प्रहर का होता है। तो अगर सनराइज से हम लेते हैं तो 3-3 घंटे में डिवाइड कर लो एक एक पहर को। तो 6 बजे से अगर आपने पकड़ा तो 6 to 9 हुआ एक पहर, 9 to 12 हुआ 2 पहर, है ना, इसलिए 12 बजे को दोपहर नाम है। ठीक है, दोपहर के 12 बजे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे 2 प्रहर पूरे होते हैं।
सनराइज होता है सुबह के 6 बजे से 9 बजे का टाइम। इस समय लोग क्या करते थे, वहां पे नहाते धोते थे, स्नान करते थे, अपना आंगन साफ करते थे, पूजा पाठ करते थे, ये सारे कर्म करते थे। इसलिए बोलते थे कि ईस्ट में आंगन बनाओ, ईस्ट में पानी की जगह बनाओ, क्योंकि पहले लोग बाहर नहाते थे ना, ऐसे चबूतरा जैसे बना के, कुआं वगैरह होता था, उसमें बाथरूम में लोग नहीं नहाते थे। तो इसलिए ईस्ट में पानी की जगह बताइए, क्योंकि वहां पे पानी का सोर्स भी इसलिए बोला गया क्योंकि जो सुबह सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेज आती है, वो उस पानी के जर्म्स को किल करती है और वो पानी को प्यूरिफाई करती है ना। इसके सूर्योदय से सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, मतलब 3 बजे से 5 बजे 6 बजे तक का समय, तो वो समय होता है ईस्ट के पहले का समय। ईस्ट के पहले का समय मीन्स ये वाला टाइम, ठीक है, ये वाला टाइम, जो ये वाला टाइम आएगा, ये आएगा आपका 3 घंटे का, सूर्योदय से थोड़े पहले का। ये सूर्योदय हो गया, ये 6 o'clock हो गया, इसके पहले का ये वाला टाइम। तो जब सनलाइट यहाँ पे रहती सूर्योदय से पहले, जब हम सोकर नहीं उठे रहते, ब्रह्म मुहूर्त का समय, तो ये इसको जगह बोला मेडिटेशन की जगह। नॉर्थ ईस्ट आ जाते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन करते हैं हम, इसलिए नॉर्थ ईस्ट मेडिटेशन अच्छा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का सूर्य यहाँ पे, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त के समय जो सनराइज नहीं हुआ रहा था, उसके पहले का समय, तो ये वाली जो लोकेशन आती है वो टाइम की लोकेशन आती है सन की। इसलिए नॉर्थ ईस्ट मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह बोला गया। और यहाँ पे पानी का सोर्स भी हो सकता है, क्योंकि इस समय भी अल्ट्रावायलेट रेज काम करती है सनलाइट की, ऑल्दो हमें विजिबल नहीं होता क्योंकि सनलाइट सनराइज नहीं हुआ होता, लेकिन यहाँ पे अगर वाटर सोर्स बनाते हैं, ईस्ट में बनाते हैं और इस वाले दिशा में बनाते हैं, तो वो उसकी अल्ट्रावायलेट रेज जो है जर्म्स को किल करती है और पानी को हमारे यूज के लिए प्यूरिफाई करती है। एक लॉजिक समझा इसमें वाटर एलिमेंट बनाने का, तो ये रीजन है। तो सन ऐसे ट्रेवल करता है, फिर आता है वो साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट के समय क्या होता है, साउथ ईस्ट में क्या बनाया गया, बोला गया किचन बनाओ। क्यों बोला गया, क्योंकि अब 9 से 12 बजे की धूप यहाँ पे, अब पहले जमाने में लाइट नहीं थी ना, तो स्पेसिस को ऐसा डिवाइड किया गया कि जैसे जैसे सन ट्रेवल कर रहा है और उस टाइम पे सनलाइट जहां से आ रही है और उस समय हमें जो एक्टिविटी करनी है वो एरिया वहां पे बनाया जाए। सुबह नहाना धोना है, आंगन साफ करना है, तो इसमें आंगन बना दिया। अब 9 बजे से 12 बजे के बीच हमें खाना बनाना है ना, खाना बनाने का काम रहता है, नाश्ता खाने का काम, तो साउथ ईस्ट में किचन बना दिया। उस टाइम पे वहां पे सनलाइट आती है। उसी तरह से 12 बजे से 3 बजे की भी हम यूजुअली वर्क प्लेस में रहते हैं, साउथ में रहते हैं, काम करते हैं, तो साउथ में वो चीज बना दी है। अब साउथ में जाना है, काम करना है, जो भी। अब साउथ से साउथ वेस्ट में आते हैं। साउथ में क्या होता है, सनलाइट की इंफ्रारेड रेज काम करने लगती है। इंफ्रारेड रेज मतलब 4 बजे के बाद अब ढलती धूप शुरू हो जाती है, उतरती धूप, तो उस समय अब उसकी इंफ्रारेड रेज एक्टिव हो जाती है। तो साउथ वेस्ट में आपकी निगेटिव एनर्जीज हैं, तो वहां पे फिर हम उन चीजों को रखते हैं साउथ डायरेक्शन में, निगेटिव चीजों को, कि वो इंफ्रारेड रेज वहां पे उसको किल कर पाए, निगेटिविटी। हीट बहुत होती है उसमें। और वेस्ट आते आते ढलती धूप होती है, तो यहाँ पे आते आते हम वेस्ट में अपनी जो डार्क चीजें रखते हैं, बेडरूम रखते हैं, और इस तरह से सनलाइट की रेज के हिसाब से लोगों ने काम करना शुरू किया। ठीक है, तो सन के ट्रैवल जो है, जो सन का है, जो ये मेन फैक्टर था वास्तु के लोकेशंस को बनाने का, उसका एक मेन फैक्टर हुआ सनलाइट। दूसरा फैक्टर हुआ आपके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, अर्थ का एक मैग्नेट की तरह काम करता है। देखिए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जब हम सोते हैं ना, तो हमारा बॉडी एक पोजिशन पे है। हमारी बॉडी में जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है ब्लड में, हीमोग्लोबिन में, है ना, वो उसमें आयरन होता है, वो इसके साथ अलाइन होने चाहिए। अगर आप नॉर्थ में सिर करके सोते हो तो ये उल्टा हो जाता है, और अगर आप साउथ में सिर करके सोते हो तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइनमेंट में रहता है, तो हमारा सिर भारी नहीं लगता। नहीं तो आप नॉर्थ में सिर करके सोओगे तो आपका सिर भारी भारी लगने लगता है, क्योंकि ब्रेन जो है इस फील्ड से स्ट्रगल करने में थक जाता है। ठीक है, वो रिपेल करता है, वो रिपल्शन होता है अर्थ के फील्ड से, और हमारे सिर में जो बॉडी का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें रिपल्शन होता है। तो इसकी वजह से ब्रेन थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, तो सिर भारी लगने लगता है, और ये लॉन्ग टर्म में एक निगेटिव इम्पैक्ट देता है हमारे ब्रेन को। इसीलिए सही दिशा में सिर करके सोना बहुत जरूरी है। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो जो सोने का डायरेक्शन बताया गया है, जो नियम वास्तु में, वो इसकी वजह से बताया गया। नेक्स्ट किन चीजों पे वास्तु डिपेंड करता है आपका, 8 डायरेक्शन, है ना।
अब डायरेक्शन क्या चीज है? डायरेक्शन कुछ नहीं, एक तरह की एनर्जी फील्ड है। वैसे तो पूरे ब्रह्मांड है ना, आप किसको ईस्ट देखोगे? ये आपका ईस्ट हुआ तो पीछे वाले का वेस्ट हो जाएगा, बाजू वाले का। कैसे समझेंगे डायरेक्शन? लेकिन फिर भी एक रेफरेंस पॉइंट बताया गया है कि जिधर से सनराइज होता है, ईस्ट डायरेक्शन होता है। हमारे घर में जिस दिशा से सनराइज आती है, सनलाइट एंटर होती है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। फिर उसके अकॉर्डिंग दैट इज ईस्ट, और उसके अकॉर्डिंग सारे डायरेक्शंस बताए। डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स को डिटेल में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज सिर्फ ये समझिए कि ये एक फैक्टर है डायरेक्शन का। ठीक है, वास्तु का समझने। नेक्स्ट आते हैं हम 5 एलिमेंट्स में, है ना। अब जैसे आप सबको पता है कि 5 एलिमेंट्स होते हैं वास्तु में, एयर, वाटर, फायर एंड, जी ठीक है, पंच तत्व। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। जो एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में और हमारे वास्तु में। कौन डूडल कर रहा है बीच में? इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। नेक्स्ट फैक्टर होता है 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे? यस मैम, नॉर्थ में फीट रखें प्लीज। प्लीज काइंड रिक्वेस्ट जी, वंस अगेन ट्राई टू टाइप्स ऑफ वेदास प्लीज। हाँ सर, वेदास है आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक उपवेद है सबवेद, स्थापत्य वेद, जिसमें पूरा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा हुआ है। उसमें वास्तुशास्त्र के बारे में बताया गया है स्थापत्य वेद में। ठीक है, ओके। मैं कहा थी 5 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो कोई बता सकता है प्रकृति में कौन कौन से 5 एलिमेंट्स? चलिए मैं एक एक करके बोलती हूँ। 5 एलिमेंट्स हुए एयर, वाटर, फायर, एयर, वाटर, फायर, स्पेस एंड अर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो वाटर एलिमेंट कहाँ है पृथ्वी में, प्रकृति में? इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, राइट। और हमारी बॉडी में लिक्विड है ना, हमारी बॉडी तो 70% लिक्विड से बनी हुई है, फ्लूइड से। तो ये हो गया वाटर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट जो आता है, एयर एलिमेंट जो ऑक्सीजन है हमारी पृथ्वी में, वो है एयर एलिमेंट, जिसको हम ब्रीथ करते हैं। और जो हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, हमारे अंदर जो प्राण वायु है, वो भी वाटर एलिमेंट। ठीक। अर्थ एलिमेंट क्या हुआ? पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी ही अर्थ एलिमेंट है। और हमारी बॉडी में जो फैट है, जो मांस है, मसल है, वो हमारा बॉडी वेट है, वो अर्थ एलिमेंट। तो बीच में मैं डाउट्स ना लास्ट में लेती हूँ, जो चैट्स में आप लोग लिख के रखिए अपने पास, मैं लास्ट में लेती हूँ। एक फ्लो में ये कंप्लीट कर लूँ, देन आई विल टेक द डाउट्स। ओके, तो वाटर एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट हो गया, अर्थ एलिमेंट जो हम खाते हैं, हमारा बॉडी मास है, फैट है, मसल है, दैट इज अर्थ एलिमेंट। और पृथ्वी भी एक अर्थ एलिमेंट है, पूरी पृथ्वी, मिट्टी जो है उसमें, वो अर्थ एलिमेंट है। ये हो गया अर्थ एलिमेंट। नेक्स्ट आ गया आपका, हाँ, एयर एलिमेंट ना प्लांट्स को भी बोलते हैं, क्योंकि वो उन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो उसको भी एयर एलिमेंट में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आ गया फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या है? जो हीट है, जो रेडिएशन आ रही है आपके इसमें, जो सन की रेडिएशन की वजह से जो हीट है प्रकृति में, है ना। और हमारे अंदर फायर एलिमेंट क्या है? हमारी पित्त, जठराग्नि, जो डाइजेशन के लिए होती है, और जो हमारी बॉडी हीट होती है, जिसकी वजह से हमारा खून गर्म है, ठंडा नहीं है, वो हमारी बॉडी में हीट एलिमेंट है ना, मीन्स फायर एलिमेंट है। और नेक्स्ट आता है स्पेस एलिमेंट। तो स्पेस एलिमेंट तो पूरा स्पेस है ब्रह्मांड पृथ्वी में। और स्पेस एलिमेंट हमारी बॉडी में हमारा स्किन, जिससे टच से हम सेंस करते हैं, हम कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो साइंस है, वास्तु का साइंस, ये यही बताता है कि हमारे बॉडी के इन पंच तत्वों को प्रकृति के पंच तत्वों से जब सिंक्रोनाइज करते हैं, जिस जगह में, जिस भूमि में, जिस भवन में हम रहते हैं, वहां पे जो 5 तत्व हैं, और हमारी बॉडी में जो 5 तत्व हैं, इनका तालमेल सही बैठो, ऐसा बैठाओ इनको, ऐसे यहाँ पे चीजें बनाओ कि आपकी लाइफ स्मूथ चले। ये इस साइंस को बनाने का रूल है। तो एलिमेंट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वास्तुशास्त्र।
और एलिमेंट्स यूजुअली बताए गए हैं सब डायरेक्शंस में। वैसे तो सभी डायरेक्शन में सभी एलिमेंट है, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शंस में पर्टिकुलर एलिमेंट्स की डोमिनेंस। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी स्क्रीन में दिखाया था आप लोगों को। ये तो नॉर्थ ईस्ट में है आपके आपका एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट के दिखता है। साउथ वेस्ट में आपके अर्थ एलिमेंट के दिखता है, और नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट। ठीक। अब इसकी वजह से इनमें गुण क्या क्या आते हैं, देखिए ये बहुत सी चीजें। अभी मैंने आप लोगों को सबसे पहले वास्तु पुरुष बताया 9 डायरेक्शंस के हिसाब से उनके बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट बताया एलिमेंट्स, है ना। इसके अलावा सभी डायरेक्शंस के कोई लॉर्ड्स हैं और कोई रूलर्स हैं, उसको भी देखेंगे हम। जैसे अब देखिए डायरेक्शंस पे फिर से आते हैं एलिमेंट्स के बाद। ये एलिमेंट्स की बात आप लोगों को समझ में आई। अब इसके अलावा जो 8-9 डायरेक्शंस हैं, इनके देवता हैं जो इनको यहाँ की एनर्जी को मैच करते हैं ना। नॉर्थ डायरेक्शन किसका है? आपके कुबेर देवता। अब इससे क्या समझेंगे आप? कुबेर कौन से देवता है? पैसों के देवता। नॉर्थ से पैसा आता है। ठीक। नॉर्थ ईस्ट के भगवान है शिव, है ना। शिव क्या है? शांत है, ठंडे हैं एकदम। यहाँ से क्या आता है? क्लैरिटी आती है, पीसफुलनेस आता है, कामनेस आता है। नॉर्थ ईस्ट में शिव जी है देवता। ईस्ट में देवता है इंद्र। साउथ ईस्ट में देवता है अग्निदेव। अग्निदेव है क्योंकि फायर एलिमेंट है साउथ ईस्ट में। साउथ में देवता है यम देवता, इसलिए यहाँ से पावर आती है और नेगेटिविटी भी आती है। यम क्या पावरफुल है ना, यम से सब डरते हैं, सत्ता से सब डरते हैं, लेकिन वहां से नेगेटिविटी भी आती है। उसके बाद साउथ वेस्ट में निरुति। निरुति एक राक्षसी का नाम है, राक्षस का नाम है निरुति, इसीलिए इस कोण को नैऋत्य कोण भी बोलते हैं। साउथ वेस्ट को निरुति के नाम पे नैऋत्य कोण भी बोला गया। तो नैऋत्य कोण से डेविल आते हैं, राहु केतु का घर होता है, राहु का होता है ये स्थान। तो यहाँ से नेगेटिविटी आती है, इसलिए इस जगह को आपको भारी रखना होता है, इस जगह को हैवी रखना होता है। इसको कोई संभाल सके इस निगेटिविटी को, इसलिए मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बना। ठीक है। नेक्स्ट कम टू वेस्ट। वेस्ट में वरुण देवता का वास है, इसलिए यहाँ पे स्पेस एलिमेंट भी है थोड़ा सा, और इसमें यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी है। वरुण देवता के बारिश के देवता है, तो बारिश का ऊपर से आती है और पानी भी स्पेस एलिमेंट से भी कनेक्ट होती है। उसके बाद आते हैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में होते हैं वायुदेव। वायुदेव का क्या गुण है? चीजों को उड़ाकर ले जाना। एयर एलिमेंट है और वायु देवता है यहाँ पे, चीजों को उड़ाकर ले जाना। तो अगर नॉर्थ वेस्ट की आप एंट्री रहते हो तो घर के व्यक्ति घर में टिकेंगे नहीं, घर हमेशा खाली रहेगा। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट का सबसे नेगेटिव पार्ट यही है कि ये डायरेक्शन जितना सपोर्टिव है उतना ज्यादा जल्दी डिस्टर्ब होने वाला है। अगर यहाँ की एनर्जी बैलेंस नहीं हुई, ये हावी हुआ, यहाँ पे एंट्रेंस हुआ, तो एक एक करके घर खाली होते जाएगा। इसको बोला गया है एकलता का योग। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एक्सेस ऑफ आइसोलेशन। तो उसमें क्या होता है कि अगर नॉर्थ वेस्ट के साथ कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे घर में 25 मेंबर रहते होंगे, 10 साल के अंदर अंदर वहां पे 2 लोग रह जाएंगे। बेटा चला गया ससुराल, बेटी चली गई ससुराल, बेटा चला गया अब्रॉड पढ़ने, कोई कोई बच्ची ने भाग के शादी कर ली, कोई जो छोटा भाई भाभी वो अलग हो गए फैमिली से, दूसरा फ्लैट ले लिया। ऐसे करते करते धीरे 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 पूरा घर खाली हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट इज वेरी बैड डायरेक्शन, वो चीजों को उड़ाकर ले जाता है, घर को खाली कर। इस तरह का इसमें होता है क्योंकि वायुदेव की एनर्जी है। और सेंटर में ब्रह्मा की एनर्जी। सेंटर होता है हमारे, जैसे वास्तु पुरुष की पिक्चर मैंने दिखाई, आपका पेट, आपकी नाभि, है ना, नाभि का वाला हिस्सा। तो यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए कि आप अपने पेट में ज्यादा कुछ हैवी रख नहीं सकते ना। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे कुछ भी, ना बेडरूम होना चाहिए, ना किचन, ना कोई भी कुछ भी चीज नहीं होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट देवता। तो देवता की जैसे जैसे आपकी एनर्जी है वैसे वैसे देवता यहाँ पे काम करते हैं। अब आते हैं हम सभी डायरेक्शंस के रूलिंग प्लैनेट्स भी हैं। जैसे देवता है वैसे सभी डायरेक्शन के रूलिंग प्लैनेट्स हैं। रूलिंग प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? जो 9 प्लैनेट्स हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला दशा और दिशा कैसे काम करती है ना। तो अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है और वो दशा अच्छी है, तो आप शनि की डायरेक्शन कौन सी होगी? यहाँ पे क्या लिखी है? सैटर्न की डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट, देखिए सैटर्न का वेस्ट लिखा हुआ है। तो पॉसिबली ये है कि आपकी शनि की दशा शुरू होने वाली है और आप उसी समय ऐसा कुछ घर में छेड़छाड़ करेंगे वेस्ट डायरेक्शन में।
अगर दशा अच्छी हुई कुंडली के हिसाब से कुछ अच्छी चेंजेस करेंगे, और अगर दशा खराब हुई तो कुछ खराब चेंजेस करेंगे, पॉसिबल ये। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं, दशा और दिशा कैसे काम करती है। तो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स की दशाएं चलती है और 9 प्लैनेट्स यहाँ पे काम करते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट में देवगुरु बृहस्पति का स्थान है, वो रूलर है यहाँ पे। और क्योंकि ये ईस्ट का स्थान है, हमारे भगवान का स्थान है, तो सबसे शुभ ग्रह को यहाँ पे स्थान दिया गुरु को, है ना। गुरु को बोला गया गंगा जल, तो शिव जी का स्थान है यहाँ पे, जो सिर में गंगा जल को धारण करते हैं, गंगा को। वहीं ईस्ट में आते हैं, ईस्ट में सूर्य का स्थान है, तो सनराइज होता है। तो सन क्या है आपका 9 प्लैनेट्स में से सबसे पॉपुलर प्लैनेट, है ना, ग्रहों का राजा बोला जाता है। तो ईस्ट से आप नेम फेम देखते हो, आपको पॉपुलैरिटी मिलती है। जिनके ईस्ट का एंट्रेंस होता है उनके पब्लिक रिलेशन, सोसाइटी में काम वाम बहुत अच्छे होते हैं, कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं। तो ये इसके लिए ये जोन काम करता है। नॉर्थ है मतलब बुध की दिशा, बुध है यहाँ पे रूलिंग प्लेनेट और कुबेर का स्थान है, तो नॉर्थ से पैसा आता है क्योंकि बुध देव पैसा देते हैं। नॉर्थ वेस्ट हुआ चंद्रमा का डायरेक्शन, कि नॉर्थ वेस्ट में क्या है आपकी मोबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, हवा है ना, वायु है, चीजें वहां पे मोबाइल है, स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। और चंद्रमा भी वैसे ही है, रोज बढ़ता है रोज कम होता है, स्टेबल नहीं है चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा को यहाँ से रिलेट किया गया। तो ये जो जोन है ये किनके लिए अच्छा होता है, जो लोग आपके पोएट्री में होते हैं और राइटिंग में होते हैं, जिनको क्रिएटिविटी डिजाइन फील्ड में होते हैं, उनके लिए इस डायरेक्शन में बैठ के काम करना बहुत अच्छा होता है, नए नए आइडियाज जल्दी आते हैं दिमाग। वेस्ट डायरेक्शन हो गया आपके शनि का डायरेक्शन। आपका जो साउथ वेस्ट है ये राहु का डायरेक्शन है, ठीक है। और जो आपका साउथ है वो यम का, मंगल, है ना। तो यम को सिर्फ कौन कंट्रोल कर सकता है, हनुमान जी, है ना? तो मार्स यहाँ के रूलिंग प्लेनेट है, जो हनुमान जी का प्रतीक है। और सारी नेगेटिविटी आती है तो उसको हनुमान जी ही रोक सकते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा। तो हनुमान जी यहाँ पे लॉर्ड होते हैं, इसीलिए साउथ के डायरेक्शन में हम कभी भी कहते हैं कि साउथ की एंट्री हो तो हनुमान जी की फोटो लगा, क्योंकि ये मंगल के प्रतीक है ना, मंगल के प्रतीक है, मंगल देव का डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ से आपको नेगेटिविटी को रोक पाए। और आपके नेक्स्ट होते हैं, देखो एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं सूर्य को राजा बोला गया ना, तो मंगल को सेनापति बोला गया। तो राज्य में अगर कोई अटैक होता है तो सबसे पहले कौन रोकता है उसको, सेनापति रोकते हैं ना। तो मार्स इसलिए हर हर चीज से फाइट करने वाले होते हैं, हर इविल से लड़ने वाले होते हैं। अब आगे आपके साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में अग्निदेव का डायरेक्शन है। तो अग्निदेव मतलब साउथ ईस्ट यूजुअली फीमेल्स का डायरेक्शन होता है, साउथ ईस्ट से आपके फेमिनाइन एनर्जी होती है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ के लॉर्ड हो गए वीनस, वीनस है इसलिए यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आती है। और ये लक्ष्मी का स्थान है, हर तरह के पैसे यहाँ से आते हैं, और वीनस को भी लक्ष्मी बोला गया है ना, धन लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी दोनों। तो यहाँ पे वीनस है। और सेंटर में ब्रह्मा जी, सेंटर के केतु होते हैं। अब राहु और केतु कैसे काम करते हैं, यहाँ पे राहु को बोला गया, राहु केतु से काल्प सर्प दोष बनता है ना। तो एक सांप बोला गया, जिसमें जो सांप का मुंह है वो राहु है, और जो सांप की पूंछ है वो केतु है। तो जो सांप का खुला हुआ मुंह है वो साउथ वेस्ट में आता है, और उसकी पूंछ घूम के आ जाती है सेंटर में, छोटी सी टेल की एंड। तो जो एंड वाला हिस्सा वो केतु है, जो आपको सीधे कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करता है। इसलिए केतु को मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी का कारक बोला गया, क्योंकि घर का सेंटर है, ब्रह्म स्थान है, वो सीधे आपकी कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करता है। और केतु भी वही काम करता है, आपको सारे मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर करके आध्यात्म और मोक्ष की ओर लेकर जाता है। तो सेंटर इज कनेक्टेड विद केतु। और जो सांप का मुंह है वो यहाँ पे आपको सारी एविल एनर्जीज को कंट्रोल करना होता है, इससे साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको कंट्रोल करें। तो अब हमको देखने के लिए क्या क्या चीजें रह गई। वास्तु पुरुष के हिसाब से देखें तो नॉर्थ ईस्ट सिर का हिस्सा हल्का होना चाहिए, पैर में हम कितना भी वजन ले सकते तो पैर का हिस्सा भारी हो सकता। तो दिस शुड बी लाइट एंड एरी एंड दिस शुड बी हैवी। तो अब ये कुछ चीजें हमने पढ़ी, एक तो लाइट और हैवी होना चाहिए, ये गॉड देवता पढ़े, प्लैनेट्स रूलिंग प्लैनेट्स पढ़े हमने। अब हर डायरेक्शन में होती है लक्ष्मी, लक्ष्मी होती है, वीनस तो हर जगह छाया हुआ है, घर में कौन रहती, गृहिणी रहती है ना। तो जो लक्ष्मी के 8 स्वरूप बताए गए अष्टलक्ष्मी, तो सभी डायरेक्शन में अष्टलक्ष्मी का वास। आपके नॉर्थ में धन लक्ष्मी, नॉर्थ ईस्ट में संतान लक्ष्मी, इसलिए नॉर्थ ईस्ट को संतान लक्ष्मी इसलिए बोला गया, यहाँ से हम वंश वृद्धि को देखते हैं।
जिनके नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी बैलेंस नहीं होती, नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं होता, उनके घर में संतान उत्पत्ति नहीं होती, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती, है ना। तो ये संतान लक्ष्मी होता है। ईस्ट में ऐश्वर्य लक्ष्मी, इससे ऐश्वर्य मिलता है। साउथ ईस्ट से धान्य लक्ष्मी, साउथ ईस्ट अनाज का भंडार होता है ना आपके। धान्य मतलब धन धान्य से भरपूर, लक्ष्मी क्या है, आपका भंडार है पूरा। दिवाली पूजा करते हैं ना, 7 किस्म के अनाज रखते हैं, तो धन धान्य से भरपूर मतलब खाने के कभी दिक्कत ना हो, ऐसा, ऐसी लक्ष्मी जो आपका भंडार भर के रखे, किचन कभी खाने की तकलीफ ना हो। साउथ में आदि लक्ष्मी और महालक्ष्मी, महालक्ष्मी मतलब हर तरह के नेम फेम हर चीज मिलती है साउथ से। साउथ वेस्ट में वीर लक्ष्मी, आपको लड़ने की ताकत मिलती है, एक स्टेबिलिटी मिलती है और एक पेशेंस मिलता है, धैर्य लक्ष्मी भी कहते हैं। वेस्ट में गज लक्ष्मी, गज जैसी ताकत और आपको ऑनेस्टी और हार्डवर्किंग वाली चीजें मिलती है। और नॉर्थ वेस्ट में नॉर्मल लक्ष्मी लिखा गया है, जो आती है चली जाती है रहती है। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप किचन का स्टोरेज रखते हैं अनाज वगैरह का, तो वो ऐसा है कि वो आपके रिचनेस को दिखाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लक्ष्मी है नॉर्थ वेस्ट में, अगर आप किचन का स्टोरेज रखते हैं तो, क्योंकि वहां पे एयर एलिमेंट है जैसे मैंने बताया, तो वहां की चीजें जल्दी कंज्यूम होती जाती, तो जब चीजें जल्दी कंज्यूम होती जाएंगी तो इट मीन्स कि आपके पास वो चीज भरी रहेगी, है ना, रोटेट रोलिंग में रहेगा। मतलब आ, आपके घर गेस्ट आएंगे वो कभी भूखे नहीं जाएंगे। तो आपका जो चीज है वो सही यूज में सही में काम आ रहा है। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं, चीजें भर भर के रखते हैं और वहां कोई आने वाला नहीं रहता गेस्ट उनके यहाँ, और वो चीजें पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं। ऐसा नहीं। तो एक ये रिचनेस को भी शो करता है कि आपका भंडार भरा। ठीक है, इस तरह से अष्टलक्ष्मी को भी हम देखेंगे। तो हर डायरेक्शन में आपको 5 चीजें मिलेंगी प्रेडिक्शन करने की। देखिए बेसिकली लॉजिक में यही बताना चाहती हूँ कि हर डायरेक्शन में आपको एक वास्तु पुरुष का बॉडी का पार्ट मिलेगा, एक तरह की लक्ष्मी मिलेगी, एक तरह का रूलिंग प्लेनेट मिलेगा, एक तरह के देवता मिलेंगे और एक तरह का एलिमेंट मिलेगा, तत्व मिलेगा। जब इन पांचों को कंबाइन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप यहाँ बेडरूम बनाए कि नहीं, आप यहाँ किचन बनाए कि नहीं, यहाँ पे सीढ़ी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। ये लॉजिक से हम इन चीजों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो 8 डायरेक्शंस के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे कि कहाँ पे डूज एंड डोंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज थोड़ा सा इसके एट्रीब्यूट्स को और समझ लेते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वो वीक डायरेक्शन, वीक मतलब यहाँ जो व्यक्ति बैठता है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, और ईस्ट में नेम फेम पब्लिक रिलेशनशिप मिलती है। साउथ ईस्ट में ग्रेस और लग्जरी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे धान्य लक्ष्मी है, आपके पास इतना भरपूर धन धान्य से भरा घर होता है, इतनी लग्जूरियस लाइफ होती है, ऐश्वर्य होता है, क्योंकि यहाँ का रूलिंग प्लेनेट वीनस है, और वीनस जो है आपके ऐश्वर्य का कारक ग्रह है। साउथ में आपको पावर मिलता है, पावर एंड स्टेबिलिटी। आपके ब्रह्म स्थान में लाइटनेस होनी चाहिए। साउथ में क्रिएटिविटी भी रहती है, साउथ वेस्ट में पावर एंड स्टेबिलिटी रहती है। एविल डायरेक्शन होती है यहाँ पे थोड़ी सी, एक चीज लिख लीजिएगा यहाँ पे, एविल। यहाँ पे आती है एविल एनर्जी। ठीक है, नेगेटिविटी आती है। जैसे आपका अगर साउथ में एंट्री रहा तो बहुत पॉसिबल है कि आप यहाँ से चीटेड हो पाओ। ठीक है, चीटिंग मिलती है इस डायरेक्शन से। एविल आता है। और साउथ वेस्ट में पावर एंड स्टेबिलिटी आती है। देखिए साउथ वेस्ट में मैंने बोला अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ एलिमेंट जब स्ट्रांग होगा, मतलब आपके पैरों के नीचे जब जमीन अच्छी होगी तो आप अच्छे से खड़े हो पाओगे। साउथ वेस्ट में जैसे पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में अगर पानी मिल गया तो क्या बन जाएगा, दलदल हो जाएगा ना, तो दलदल में आप खड़े नहीं रह। तो आपके पैरों के नीचे की जमीन अच्छी होनी चाहिए, जो हर तरह की स्टेबिलिटी देती है। कैसी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी रिलेशनल स्टेबिलिटी, हर तरह की स्टेबिलिटी आपको साउथ वेस्ट से मिलती है। और वेस्ट में क्या होता है, शनि का है, शनि का वास है। तो शनि क्या है, शनि शनि, धीरे धीरे। तो शनि एक लेजीनेस को देता है, एक लेथार्जी को देता है। तो जिनकी वेस्ट में एंट्री होगी ना, उस घर का ओनर जो होगा ना, हर काम को प्रोकेस्टिनेट करेगा। उस घर में हर चीज डिले होती जाएंगी। प्रोकेस्टिनेट करेगा मतलब कोई प्रॉब्लम आई आज, अरे बाथरूम का गीजर खराब हो गया, हाँ आज बनवाता हूँ, कल बनवाता हूँ, बोलते बोलते ठंड के दिन शुरू हो गए, गीजर बना ही नहीं है। तो ऐसे वो काम को टालते रहता है, जिसकी वजह से वेस्ट की डायरेक्शन को आप बोलेंगे कि यहाँ की एंट्री ना बनाओ भैया तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जिनका
होना रहता है उनका, तो होता है जिनकी नेचर ऐसी है, तो उसके फिर हम रेमेडीज पे भी बाद में बात करेंगे। नॉर्थ वेस्ट जैसा मैंने बताया मोबिलिटी और क्रिएटिविटी का डायरेक्शन है, तो यहाँ से चीजें बहुत मोबाइल होती है। ठीक है, आप जैसे जो पोएट है, जो डिजाइनर है, जिनको नए नए आइडियाज चाहिए, वो यहाँ बैठकर काम करें तो बहुत अच्छे से काम होता है नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं यहाँ पे अगर बेडरूम बनाते हो किनका, जिनको घर से बाहर भेजना है, क्योंकि मोबिलिटी है ना। तो जैसे शादी होने लायक लड़कियां हुई घर में मैरिज के लिए, जिसकी शादी नहीं लग पा रही है, या जैसे गेस्ट आए घर में ज्यादा दिन के लिए, और आपका बेटा है जिसको पढ़ने के लिए बाहर जाना है, फॉरेन का वीजा नहीं लग रहा है, तो आपको नॉर्थ वेस्ट में उसका बेडरूम बनाना चाहिए, कुछ दिन नॉर्थ वेस्ट में सुलाना चाहिए, तो जल्दी से वहां से बाहर निकलने के साधन बने। ठीक है, अगर नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस रहा तो चोरी की भी आशंका होती है, क्योंकि यहाँ से चीजें अंदर बाहर बहुत जल्दी हो जाती है, वायु तत्व के कारण घर की चीजें बाहर निकलना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अगर मेलेफिक एफ्लिक्शन में रहा, राहु जैसी चीजें, टॉयलेट वॉलेट ज्यादा बना दिया, ज्यादा गंदगी कर दी, डंप भी, सेप्टिक टैंक भी, टॉयलेट भी, सब कुछ कर दिया, तो पॉसिबली घर में चोरी के चांसेस बढ़ जाते। तो इस तरह से लॉजिक को समझ के आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं पूछूं तो आप लोग ही बता पाएंगे कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, है ना। हमको थोड़ी एक्टिविटीज को भी समझना है कि जो घर में हम काम करते हैं वो क्या एक्टिविटीज होती है। बेडरूम मीन्स आप मैक्सिमम टाइम एक जगह कहाँ पे रहते हो, ये बेडरूम की बात है। स्टेयर केस मीन्स आपकी ड्रिलिंग एक्टिविटी, आप ऊपर नीचे कर रहे हो। अब बना दो ब्रह्म स्थान में स्टेयर केस, क्या होगा, आपके पूरे पेट में पूरे टाइम ड्रिलिंग होती रहेगी, वास्तु पुरुष के पेट में जैसे हो रही है, वेरी बैड थिंग। आप नॉर्थ ईस्ट में बना दो, आपके सिर में ड्रिलिंग होगी। अब सबसे बड़ा ब्लंडर क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए भाई, साउथ वेस्ट भारी और ऊंचा होना चाहिए, तो साउथ वेस्ट में बना देते स्टेयर। नो, इट्स अ बिग नो। क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है ना, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ है, स्पाइन होता है वास्तु पुरुष की रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ ना करें देख, नहीं तो सीधे रीढ़ की हड्डी बैक एक का प्रॉब्लम होगा। तो साउथ वेस्ट में स्टेयर केस ना बनाए, साउथ वेस्ट से थोड़ा सा शिफ्ट कर दें इधर, इधर दिस साइड, या तो इस साइड या फिर इस साइड। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर जो लोग करते हैं ना, मैंने कई जगह देखा हुआ है कि साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए तो भैया साउथ वेस्ट में सीढ़ियां बना, आप थोड़ा सा शिफ्ट करके बनाओ, साउथ में बनाओ। क्योंकि क्या कॉर्नर्स को स्पेशली ट्रीट करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा एलिमेंट्स का जो आधिपत्य है वो कॉर्नर्स में सबसे ज्यादा है। तो कॉर्नर्स को बहुत देख के यूज करें, कॉर्नर्स में एंट्रीज भी अलाउड नहीं है, कॉर्नर्स में बड़े बीम बड़े स्ट्रक्चर्स भी अलाउड नहीं, बहुत ज्यादा है। तो स्टेयर केस क्या काम करता है, आपके ड्रिलिंग एक्टिविटी का काम। तो अब हमको सारे डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स पता चल गए, वहां पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है, कौन सा एलिमेंट, कौन से देवता, उनका नेचर क्या है पता चल गया। और अब जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या करती है एक्टिविटी, उसके हिसाब से आप बना सकते, मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पर रखें। अब ईस्ट से पॉपुलैरिटी मिलती है, तो ऑफ कोर्स आपको ईस्ट की एंट्री से पॉपुलर और फेमस कौन नहीं होना चाहता, इसलिए ईस्ट की एंट्री को बेस्ट बोला गया। अब जैसे मैंने इनिशियली बताया आप लोगों को कि जो देवता है वो कनेक्ट हुए आपके नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, और जो दैत्य जो बैठे सारे जो राक्षस असुर बैठे वो आपके इस डायरेक्शन में बैठे, पैर की तरफ वास्तु पुरुष के। तो सारी पॉजिटिविटी जो आई ना वो ऊपर की तरफ आई, और जो सारी नेगेटिविटी आई वो नीचे की तरफ आई। इसलिए साउथ से पावर, स्टेबिलिटी, राक्षसों का घर और इविल, इन सब चीजों का डायरेक्शन है। और नॉर्थ की तरफ आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉजिटिविटी है। तो नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्ट एंट्री कभी भी पॉजिटिव होती है, और साउथ और वेस्ट की एंट्री ऑल्दो निगेटिव होती है। वो डिटेल में कहाँ होनी चाहिए वो बात की बात है, लेकिन मोटा मोटी अगर आप नॉर्दर्न साइड में एंट्री बनाते हो घर के तो इट इज पॉजिटिव, और अगर आप सदर्न साइड में बनाते हो तो इट इज निगेटिव। अगर कुछ समझ नहीं आया, बहुत छोटा प्लॉट है, कोई बताने वाला नहीं है, तो आप ऐसे ईस्ट वेस्ट को हाफ करें इस तरह से, और ऊपर की साइड कहीं भी आप एंट्री बना सकते हो, इट इज नॉट दैट बैड। और नीचे की साइड थोड़ी सी निगेटिव एंट्रीज होती है, इसमें भी कुछ अच्छी एंट्रीज होती है, मैं एंट्री के बारे में बाद में बात करूंगी डिटेल में। लेकिन एक मोटा मोटी कंसेप्ट ये है, ईस्ट वेस्ट से आधा कीजिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप पूजा स्थान भी नॉट नेसेसरी कि एकदम ईशान कोण में ही बनाना है। ईशान कोण पूजा का स्थान नहीं है, ईशान कोण साधना का स्थान है। ईशान कोण जो है नॉर्थ ईस्ट है वो मेडिटेशन का स्थान है। कई लोगों को मैंने देखा अच्छा खासा ईस्ट में मंदिर बना हुआ है, उठा के नॉर्थ ईस्ट में कर दिया, भाई नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए।
अरे ईस्ट भी अच्छा है, हटाने की जरूरत नहीं है, ईस्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आप एंट्रेंस पूजा घर बना सकते हो, ऑप्शंस अगर आपके पास नहीं है ज्यादा, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन पॉजिटिव जगहों में टॉयलेट्स ना बनाए, निगेटिव चीजें। अब इतना तो समझिए सबको कौन सी चीजें पॉजिटिव है, आपका एंट्रेंस, आपका पूजा घर, आपका लिविंग रूम, ये खाली हल्का पॉजिटिव चीजें, इसको नॉर्दर्न साइड में बनाए। आपका स्टोर रूम, आपका सीढ़ियाँ, आपका बेडरूम, ये हैवी चीजें इसे साउथ साइड बनाए। और बात एलिमेंट्स की आती, वाटर सोर्स और किचन, एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट। अभी मैंने एलिमेंट्स पढ़ाए, फायर की जगह आप वाटर ना लाओ, वाटर की जगह आप फायर ना लाओ, सिंपल। तो ये लॉजिक है आपके वास्तु साइंस, ठीक है। जो वास्तु जो साइंस बोलते हैं ना, ऐसे हवा में रूल्स नहीं बनाए गए, हम बोलते हैं हम नहीं मानते चलता है, ऐसा नहीं होता है। ये चीजों के पीछे लॉजिक है। अब कल मैं इन सारे डायरेक्शन के डूज एंड डोंट्स आप लोग को बताऊंगी, कल फिर मेरे से जुड़े रहिएगा। आज एक छोटा सा लास्ट में आप लोगों को रेमेडी देती हूँ, मास्टर रेमेडी, जो सारे उपाय करने के बाद भी जब नहीं फलते तो क्या है ना, जो लास्ट तक जुड़े हुए हैं उनका बेनिफिट होगा, जो जिन्होंने ग्रुप लीव कर दिया है उनका लॉस होगा। मैंने स्टोरी बताई आप लोगों को, वास्तु पुरुष क्या बोला, जब वास्तु पुरुष गए, मतलब जब वास्तु पुरुष उत्पात मचा रहे थे और देवता लोग जाकर उनके पास गए कि हमें इनसे इनकी हेल्प कीजिए, ये हमें परेशान कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चंस लेती हूँ, आप लोग हैंड करके रेज करके लिए, एक पॉइंट और बता दो फिर सबके क्वेश्चन। तो जब सब देवता उनके पास गए, तो वो वास्तु पुरुष का जन्म किसके कारण हुआ, जन्म होते वो क्या चाहते थे, भूख, है ना। और शंकर भगवान ने क्या बोला सभी देवताओं को कि सब अपने घर में खाना बनाते हो तो एक एक ग्रास वास्तु पुरुष को दे दो, तो वो शांत हो जाएंगे। तो नाउ हियर कम्स द बेस्ट रेमेडी, मास्टर रेमेडी फॉर एनी वास्तु दोष। क्या है कि आपको जब भी खाना खाओ, घर का हर मेंबर अपनी थाली से एक एक बाइट निकाल कर एक प्लेट में रखे, एक प्लेट ले लीजिए अच्छा सा, और उसमें हर मेंबर खाना खाने के पहले एक बाइट उसमें निकाल के रखे खाना, और मन में संकल्प ले वास्तु पुरुष ये आपके लिए खा, ये वास्तु पुरुष भूखे बैठे हैं, उनको सिर्फ खाने की भूख है, उन्हें खाना चाहिए। तो आप एक सिंबॉलिक रूप में एक ग्रास उनके नाम से निकाल कर रखें, और जब घर में सबका खाना हो जाए, तो सबका खाना हो जाए तो उस फिर प्लेट को ले जाकर आप बाहर कहीं किसी पशु पक्षी किसी को खिलाएं। ये एक बेस्ट मास्टर रेमेडी है एनी वास्तु दोष की, जो सबने करना चाहिए, ठीक है। सो आई एम डन फॉर टुडेज क्लास, कुछ क्वेरीज ले लेती हूँ, फिर कल के इसमें हम डायरेक्शंस को डिस्कस करेंगे। होप आज की क्लास सबको पसंद आई होगी, कुछ नॉलेजेबल लगा होगा। सो थैंक यू मैम, थैंक यू। चैट में किसके क्वेश्चन है, अब मैं पूरा चैट नहीं पढ़ रही हूँ, प्लीज आप लोग एक एक करके हैंड रेज कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, मैं एक एक का क्वेश्चन लेती हूँ, ओके। प्रभात पांडे, बोलिए सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, बोलिए। मैम ये जैसे आपने डायरेक्शन के बारे में बताया, तो ये जो आजकल ये फैशन चला हुआ है 16 डायरेक्शन का, साउथ साउथ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है कि लोग, किसी ने बताया कि आपने साउथ ईस्ट में किचन बनाया है लेकिन ये प्रॉपर साउथ ईस्ट ना होके ईस्ट साउथ ईस्ट है, और ये चर्निंग की दिशा है, तो यहाँ तो गैस चूल्हा आ ही नहीं सकता, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? मेरा ये कहना है कि वो एक नेक्स्ट लेयर हो जाता है ना, उसके नीचे के लेयर की तरह, मैंने इन जोन्स को समझ लिया, जो कंस्ट्रक्शन के टाइम में किचन बना दिया। अब जो स्पेशली किचन में जो बर्नर आता है उसको आप सही जगह में, सिर्फ पूरा किचन तो सिर्फ ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट में नहीं आ सकता ना सर, हो सकता है कि साउथ की तरफ आए, हो सकता है थोड़ा ईस्ट की तरफ जाए। तो वो जो प्लेसमेंट वो बोल रहे हैं वो सिर्फ बर्नर की प्लेसमेंट के बारे में बात करें, मैं पूरे किचन के बारे में। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में आ सकता है आपका बर्नर? नहीं लेना चाहिए सर, आपकी चर्निंग हैम्पर होगी। और डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में काम करते हैं, अगर आप डाटा मार्केटिंग में, एनालिटिकल वर्क में काम करें तो आपका एनालिटिकल माइंड हैम्पर करेगा, फायर में खत्म होते हैं। जी जी। यहाँ पे इस कोर्स में ना हम सिर्फ 8 डायरेक्शंस की बात करेंगे, 16 जोन्स का तो बहुत भरा पड़ा है यूट्यूब में, है ना। हाँ, इसी नाते कह रहे हैं, जितने भी वैदिक वैदिक हाँ वास्तु कंसल्टेंट को बात करिए तो वो 8 और 10 दिशाओं की बात करते हैं, वो 16 हाँ, दिशाओं की बात नहीं करते हैं। सुपरफिशियल लेवल आ जाता है।
मैंने इनिशियली बोला कि सुपरफिशियल लेवल में आप रेमेडीज करते हो, लेकिन अगर अंदर में दोष है डीप लेयर में तो फिर आप क्या करोगे ना। पहले अंदर के दोष को समझते हैं, उसकी रेमेडीज पे भी बात करेंगे कैसे क्या आता है। आपका कोर्स कितने दिनों का होगा टोटल जब आप इसको लॉन्च करेंगी? तो वैसे तो 20-22 दिन का कोर्स होगा, 2 महीने का। और क्या फीस रखेंगी आप? तो सब मैं आपको लास्ट डे बताऊंगी सर। 3 दिन बूट कैंप में कनेक्टेड रही, कुछ और चीजें सीखी है, तो लास्ट डे कोर्स और फीस डिस्कस करते हैं। अगर प्राची मैम अभी आती है एडमिन में तो वो अगर बताती है तो बताएंगे सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट सिद्धार्थ, बोलिए सिद्धार्थ जी। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ मैम सर। मैं लेट आया था तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ सर, रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप में आपके पास, कोई टेंशन नहीं। जी मैम। मैम मेरे कुछ क्वेश्चन थे, जैसे मान लो मैम अगर कुछ जो साइड होती है दिशा, वहाँ पर अगर कोई चीज जैसे मकान बन गया और नॉर्थ साइड में जो चीज होनी चाहिए वो हो नहीं हो, तो फिर क्या कर सकते हैं? जैसे नॉर्थ साइड में बाथरूम नहीं होना चाहिए, हाँ अगर बन गया तो ठीक उस है। कंडीशन में कुछ। कुछ दोष ऐसे होते हैं ना सर जिन्हें एक्सक्यूज नहीं कर सकते, मतलब टॉयलेट्स वगैरह को तो आप हटा नहीं सकते, रेमेडी से थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, कुछ चीजों को हटा सकते हैं। तो कुछ बड़े दोष होते हैं उनको हम हटा दो बोलते हैं, नहीं तो रेमेडीज पे बात करेंगे हम। तो मैं इस 3 डेज के सेशन में आप बताओगी रेमेडीज? 3 डेज में सर ज्यादा रेमेडी कवर नहीं करूंगी, बेसिक लॉजिक को कवर करूंगी, क्या चीज बनाना चाहिए लॉजिकली, क्या नहीं बनाना चाहिए। कुछ एक आध मास्टर रेमेडी जैसे आज दी हूँ तो देखती हूँ मैं क्या देती हूँ। आप कनेक्टेड रहिए, आपको पता चलते जाएगा। ओके मैम। मैम एक चीज और तो पूछ रही थी, मतलब जो ये डायरेक्शन होता है, ये डिपेंड किस पे करता है कि आपका मकान कितने एरिया पे है या पूरी बाउंड्री जिसमें मतलब आपका गार्डनिंग भी हो, तो सबको अपने इंक्लूड किया जाएगा? हाँ, बिल्टअप एरिया और वो दोनों, आपका गार्डन एरिया, क्योंकि उसको भी तो आप ही यूज करें ना, बाहर वाले तो आपकी परमिशन के बिना वहां एंटर नहीं कर सकते ना सर। अच्छा वो, अच्छा अच्छा। और मैम एक 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 क्वेश्चन है लास्ट, अगर मतलब जॉइंट फैमिली है जैसे, हाँ लेकिन उनका मकान ना एक ही जमीन पे है, तो फिर मतलब अगर मैं अपना वास्तु दोष करूँ तो अपना एक का करूँ या सबको मिला के करना पड़ेगा? हाँ, उसका भी ऐसा है कि अगर पूरे घर में प्रॉब्लम आ रही है, देखिए वास्तु को कब देखें और अपनी अपना अपना खुद का कब देखें। अगर घर में आप 3-4 मेंबर रहते हैं तो ओनर का वास्तु काम करता है वहां पे। बड़ी फैमिली है तो ओके। कैसा, अगर कोई वास्तु दोष ऐसा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, वो कहता है कि जी घर जी की फीमेल्स को प्रॉब्लम आएगी। अब घर में 8-10 फीमेल्स होती हैं तो जिसकी कुंडली जी। में दोष होगा उसे प्रॉब्लम आएगी, उस समय सर फिर कुंडली देखनी। लेकिन ओके मोटा कुंडली मोटी, भी। हाँ मोटा मोटी, अगर सबको प्रॉब्लम आ रही, घर की सभी फीमेल्स को प्रॉब्लम आ रही, तो आपको घर का वास्तु पूरा चेक करना पड़ेगा। किसी एक लेडी ओके को घर का प्रॉब्लम बस। आ रही तो उसकी कुंडली। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट मैं ऐसे। एक सेकंड के लिए बीच में बोलना चाहूंगी, काफी लोग यहाँ पे चैट कॉलम में ग्रुप पूछ रहे हैं, लिंक ऑफ द ग्रुप। तो मैं आप सभी के साथ चैट कॉलम में नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप अपना नेम और नंबर इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। 8130283244। ठीक है, इस नंबर पे मेंशन कर दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। यस मैम बोलिए। हेलो, हेलो मैम बोलिए। नमस्ते मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, ये जैसे वैदिक वास्तु है और आजकल जो भी वास्तु करवाते हैं उनमें कोई डिफरेंस है या सेम ही होता है? ये बेसिक वही है, वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में उसमें 16 जोन्स को लेते हैं, ग्रीडिंग वगैरह करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 8 दिशाओं की 9 दिशाओं की बात करूंगी। मेन जो बेस से निकला है, जो जैसे 16 हाँ जोन जी। के बारे में वेदों में भी बताया गया, लेकिन वो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल हो जाता है। इस पे भी हम एंड में बात करेंगे, एंट्रेंस वगैरह की बात आएगी तो, लेकिन शुरुआत इसी पे फोकस करेंगे। और मैम ये बेसिक चलेगा या एडवांस होगा, पूरा कंप्लीट होगा या कैसे है? नहीं, बेसिक टू एडवांस है मैम, मतलब मैक्सिमम बेसिक। एडवांस तो कुछ कवर करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा इसके बाद। 16 जोन्स के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, 8 डायरेक्शंस पे, और उसका एप्लीकेशन कैसे होता है। जैसे अब लॉजिक्स मैंने बताया कि ये डायरेक्शन मोबिलिटी की है, ये डायरेक्शन फर्टिलिटी की है, तो अब घर में बच्चा नहीं हो रहा तो फर्टिलिटी के डायरेक्शन में उसको कैसे यूज करें हमने काम के लिए। आपके शॉप में सेल नहीं हो रहा है तो उसको इन एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज करें, तो एप्लीकेशन आएगा उसमें बेसिकली। और मैम जैसे कोई प्लॉट ले लेते हैं और हम्म। किसी को ईस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन मतलब एंट्री नहीं मिलती है और वेस्ट और साउथ की ही मिलती, कई प्लॉट होते हैं ऐसे,
तो उनमें घर बनाने से पहले ही कुछ एंट्री वगैरह देखी जा नहीं सकती नहीं है? मैडम, ऐसा नहीं कि सभी के लिए साउथ डायरेक्शन खराब होती है, सभी के लिए नॉर्थ डायरेक्शन खराब होती है, ऐसा नहीं। इसमें कुछ पोर्शन हम बताते हैं जो सही होंगे, वहां से एंट्रेंस निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी रोड फेसिंग घर मिले आप ले सकते हैं। मैं एंट्रेंस भी बताऊंगी कहाँ से पॉजिटिव एंट्रेंस निकालते लास्ट क्लास। ओके मैम। मैम मैं हमारा ना जब भी हमें कभी भी रेंट पे लिया या कुछ भी किया, अपना है, सब में साउथ एंट्रेंस मिली है। तो अगर उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है तो रेमेडी करेंगे मैडम, पॉजिटिव है तो चलने दीजिए, साउथ में बुरा नहीं है। हाँ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, मतलब अभी कितने सालों से रेंट पे रह रहे थे, हर जगह साउथ। आइए आप कोर्स में आपको समझ में आएगा कि कैसे उसकी रेमेडी करें और कैसे सही डायरेक्शन में लेकर जाएं उसको। मैं बताऊंगी। अभी और के भी क्वेश्चंस लेती हूँ मैडम, थोड़ा थोड़ा एक एक जी जी, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। यस पूनम जी। आ, नमस्कार मैम। मैं ये नमस्ते। पूछना चाह रही थी, मेरी मेरी बेटी है, वो मैरिजेबल है, उसकी शादी नहीं हो रही और उसका केतु पीड़ित है, और वो जो उसका जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में है, तो ये डायरेक्शन उसके लिए। सबको मिल जाता है ये, वो तो जम के बैठ गई अर्थ एलिमेंट में, कहाँ से जाएगी घर से बाहर। नॉर्थ वेस्ट में सुलाइए उसको। जी, नॉर्थ वेस्ट में चलाऊं? हाँ, कैसे भी बेड बना के सुलाइए, नॉर्थ वेस्ट में एक चंद्रमा की फोटो लगाइए सुंदर से पूर्णिमा के चांद की, और रोज उसकी पूजा करे वो। अच्छा हाँ, अच्छी। जी, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट कौन है? मेरे को हैंड रेज नहीं दिख रहे हैं। मैम इफ यू से वन बाय वन मैं अनम्यूट करती जाऊँ। हाँ मैम, आप अनम्यूट करते जाइए। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने कैमरास भी ऑन कर लीजिएगा डाउट पूछते टाइम। यस मीना जी। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। आपने जो अभी लास्ट की रेमेडीज बोली कि खाना खाते टाइम एक यानी कि एक बाइट निकाल के रखना है, अगर वास्तु शांति नहीं होती है फिर भी वो वास्तु पुरुष के नाम से निकालना है क्या? हाँ, उनको खाना देना है मैडम, भूख से तो उनका जन्म हुआ है, वो भूखे ही बैठे हैं, उनको खाना जरूर खिलाइए। ओके। और मेरी ना एंट्री है वो वायव्य कोण में है, या अभी यहीं पर गांव में रहती हूँ वहीं पर भी, और मैंने फ्लैट लिया है हैदराबाद में, वो भी वायव्य कोण की एंट्री है, तो अच्छे है। अब मैम वो ना एग्जैक्ट मैं आपको कैलकुलेशन ना नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी कि नॉर्थ वेस्ट में भी एक प्रॉपर पार्ट होता है जो अच्छा होता है, ऐसा नहीं सिर्फ 9 डिविजन्स करते हैं। तो आप उस हिसाब से फिर देख लीजिए, घर का नक्शा रेडी रखिए, नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा। आप खुद ही देख पाएंगे कि आपकी एंट्री सही है कि गलत। वो आपने जो बोला है ना कि वायव्य कोण में एंट्री रहते तो घर में लोग रहते नहीं, वो ही है ना, इसलिए फिर हाँ नहीं नहीं, आपको मैं बताऊंगी, उसके कब रेमेडी पे भी बात करेंगे और वो सही है कि नहीं आप इसलिए हाँ। कैलकुलेट। ओके। ठीक मैडम, नमस्ते। नमस्ते। जैसा वो प्रभात पांडे सर ने पहला क्वेश्चन पूछा था उसी रिलेटेड मेरा है। मेरा मॉडर्न वास्तु जो है वो हो गया है, उसमें 16 जोन और इसमें 8 जोन का बताया गया है। तो जब हमारा कभी कंफ्यूजन होगा उसमें 16 जोन और 8 जोन में, तो उसके रिलेटेड अगर हमारी जो कुछ क्वेरी है तो आप वो सुलझाएंगे ना हमारी? हाँ सर, बताऊंगी मैं, बता दूंगी। बस वो एक हाँ। ग्रुप में जो लोग 16 जोन के बारे में नहीं जानते उनने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना। नहीं मैम, आपकी बात सही है, पर अगर समझो अभी हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा, जैसे हमने मॉडर्न सीखा है, अगर नहीं सीखे होते तो बात अलग थी, पर हाँ नहीं, अगर हमने सीखा है तो हमें वो दोनों का मैच करना पड़ेगा ना कुछ की। बिल्कुल। हाँ सर, तो वो हमारा डाउट निकाला जाएगा ना मैडम इसमें? क्लियर करूंगी। आई थैंक विल यू मैम। ट्राई बेस्ट आप लोग को सेटिस्फाई करता हूँ। हाँ, क्योंकि कैसा है, कोई कोई अभी जैसा आपने बताया कि वैदिक में ये चलेगा और मॉडर्न में वो नहीं चलेगा, तो ऐसा फिर उसका हमने रिलेट कैसे करना है, तो वो आप बताएंगे बराबर? हाँ, आप एक बार पूरा पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। नहीं, वो बात सही है, पर अगर नहीं समझ में आता है तो आप तो हमें करेंगे गेम देयर ना सर, मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पूरा क्लियर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नमस्ते मैम। मैं मीना सोंधी, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू थैंक सो यू। मच, बहुत अच्छा लगा। मैम, जो लोग फ्लैट में रहते हैं हाँ और जैसे हमारा फ्लैट का जो एंट्रेंस है, फ्लैट का मतलब जो मेन गेट हमारे फ्लैट की साउथ से है, जो एंट्रेंस है, लेकिन मेरा जो स्ट्रेस से ऊपर आते हैं फर्स्ट फ्लोर में है, तो वो ईस्ट साइड में हमारा गेट है,
तो क्या सही है मैम? इसका गेट तो अच्छा है, ईस्ट का गेट अच्छा है? इसका गेट कोई नुकसान नहीं करेगा। ईस्ट और नॉर्थ तो मैंने बोला ना, अच्छा ईस्टर्न एंड नॉर्थ पॉजिटिव डायरेक्शन है, अच्छा है। ओके, तो मेरे को मतलब साउथ का कोई असर तो नहीं होगा? जैसे मेरी जो गली है ना, वो बंद गली है, अच्छा मतलब साइड जैसे जो फ्लैट बने हुए हैं ना, वहां से फिर आप, कोई रोड नहीं जा रही। मैम आपका वीडियो भी नहीं दिख रहा है, मुझे नक्शा भी समझ में नहीं आ रहा। अगर पॉसिबल हो तो एक मैप बना के रखिएगा आप अपना, और फिर उसको जब जी एंट्रेंस पढ़ेंगे ना उसके बाद समझते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी है ना। अभी मैं आधा अधूरा बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा। मैं एंट्रेंस की फेसिंग जोन और सही एंट्रेंस कहाँ बैठती है वो भी समझाऊंगी, ठीक है। एक ठीक है तो मैम, क्लास रुक मुझे ग्रुप जाइए। में ऐड कर लीजिए मैम, मैं क्लास तीनों दिन की ज्वाइन हाँ, करूंगी। अभी जो प्राची मैम ने नंबर बोला ना, जो स्क्रीन पे भी आपको हाँ, दिख रहा होगा, मैंने उस लिख दिया। पर आप हाई कर दीजिए तो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू नेक्स्ट सो मच मैम, नेक्स्ट थैंक मैम। यू। नमस्कार मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही है मैम, बिल्कुल आ रही है। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे मैम ने पूछा वो मतलब ईस्ट में गेट सही रहेगा कि नहीं, तो मैंने एक प्लॉट लिया था, हम उसकी 4 वॉलिंग के लिए गए, ईस्ट में हमने गेट छोड़ा, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। पर कुछ अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि हम अभी करवा के 4 वॉलिंग का काम शुरू करवा के आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ हमारा, बहुत मतलब नुकसान हुआ, मुश्किल से हमें हमारी मतलब सेफ्टी उसमें रही, पर हमारी गाड़ी बहुत मतलब खराब हो गई टोटली। तो थोड़ा मन में डर बैठ गया कि हमने कुछ गलत किया है, ईस्ट के सेंटर में हमने गेट रखा है, तो उसके रिगार्डिंग में थोड़ा पूछना चाह रहे थे। की वजह से इसकी कॉर्नर में रहता तो थोड़ा चांस था, साउथ ईस्ट साइड रहता है तो उससे होता है फायर एक्सीडेंट वगैरह। डी जी पॉइंट वगैरह में है क्या घर आपका मैम? मैम, कॉर्नर प्लॉट है। कॉर्नर प्लॉट है, एक बार आप प्लॉट का स्केच भेजेंगे तो समझ में आएगा मुझे। कॉर्नर में प्लॉट एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि थोड़ा कर्व है, जो कॉर्नर है प्रॉपर स्क्वायर शेप नहीं है वो, जैसे आप बता रहे थे कि साउथ, अगर हम साउथ ईस्ट में एंट्रेंस रखते तो वो साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है थोड़ा कर्व है वो। साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट है ना मैम, एक्सीडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है वो एक्सीडेंट, इसीलिए कुछ टी पॉइंट से हुआ होगा। या पूरा आप मैप अगर बता पाएंगे ना ड्रॉ करके आप ग्रुप में डाल जी जी दीजिएगा तो आई विल ट्राई टू सी। जी, तो थैंक आप यू सो मच। रेडी रखिएगा मैप, हम स्क्रीन शेयर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब फिर आपको और क्लियर होगा। जी जी, थैंक यू मैम। ओके, हेलो नेक्स्ट। मैम। नमस्ते मैम। हेलो मैम। हेलो मैम, बोलिए। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया आज आपने। थैंक यू। मुझे ये पूछना था कि साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है मास्टर बेडरूम का होता है। हेलो। हाँ मैम, सुन रही हूँ, बोलिए ना। हाँ, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में जैसे अपने को लॉकर लॉकर कबर्ड रखना है मुझे वहां पे, हाँ, तो वो प्लाई का चलेगा कि मुझे ये अपना जो लोहे का गोदरेज का आता है वो रखना पड़ेगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेन उसके अंदर के माल से मतलब है, माल मतलब जो कैश है उससे मतलब है, लोहे का और लकड़ी का डजंट मैटर। अच्छा, तो कबर्ड का दरवाजा ओपन साउथ तरफ होगा, पर अभी जो मैं थोड़ा सा इंटीरियर कर रही हूँ तो इंटीरियर वाले ने बताया कि कबर्ड के बाजू में वो जो एक टेबल देगा, ऊपर शोकेस के लिए 2-3 ऐसे पट्टियां डिजाइन बनाएगा, तो वो एनर्जी को ब्लॉक नहीं करेगा क्या टेबल? नॉर्थ फेसिंग खुलना चाहिए बस, हाँ नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए, जो साउथ की तरफ नहीं हाँ खुलना। हाँ, नॉर्थ की तरफ ही खुल रहा है, हाँ, बराबर नॉर्थ की तरफ खुल रहा है, पर उसके सामने वो टेबल दे रहे हैं एक। नहीं तो ऐसा कोई ब्लॉक व्लॉक नहीं होता। नहीं ना? नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि ओके, मुझे मुझे लगा कि गोदरेज का ही कबर्ड चाहिए, उसमें प्लाई का कबर्ड नहीं चलेगा। आप मेन जो पैसे रखते हैं ना उस पे वो मैटर। अच्छा अच्छा, तो उसके अंदर हम ऐसे वो जो आजकल लॉकर वाला सेफ आता है वो रख सकते हैं क्या? साउथ में भी रख सकते हैं आप लॉकर को, साउथ वेस्ट ही जरूरी नहीं है, साउथ में भी साउथ रख में सकते नहीं, साउथ में भी। एक्चुअली वो कॉर्नर आ रहा है ना, बीच में खिड़की है, फिर साउथ ईस्ट कॉर्नर आ रहा है, साउथ वेस्ट रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर, साउथ बीच में खिड़की है, फिर एक कॉर्नर है जो साउथ ईस्ट कॉर्नर आएगा। ठीक है मैम, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बनवा सकते हैं।
और वो एनर्जी ब्लॉक नहीं करती है सन में। चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, बोलिए। साउथ ईस्ट में हमारा वॉशरूम है, वहां तो अग्नि कौन मतलब रसोई होनी चाहिए, किचन होनी चाहिए, तो हम क्या करें? साउथ ईस्ट में वॉशरूम है। अग्नि की जगह पानी आ गया ना मैडम, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, बीमारियां आएंगी घर में। कोई रेमेडी नहीं है? आप एक काम कीजिए, वहां पे एक तो 24 घंटे लाल रंग का बल्ब जला के रखिए, पॉसिबल हो तो। अच्छा जी। और रेड हीट जो है वो आपका उसका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती रहेगी। या ठीक है फिर A4 साइज में लाल कलर की बैकग्राउंड में लाल रंग का जलता हुआ कैंडल, वो लैमिनेट करके एक फोटो प्रिंट आउट निकाल के वो लगा दीजिए साउथ वॉल पे, साउथ ईस्ट वॉल पे, मतलब ठीक साउथ है, कॉर्नर में। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट और क्वेरीज है मैम कि इनफ हो गए? मैम सबके वीडियोस जिनके भी ऑन थे सबके डाउट्स हो चुके हैं, अभी तो बहुत सारी क्वेरीज हैं, बट ये सब बाकी की क्वेरी फिर कल कंटिन्यू करते हैं। इट्स ऑलरेडी गोइंग टू बी 8:30 नाउ। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, काफी लोग यहाँ पे हैं अभी जो वेट कर रहे हैं, बट कल हम आपकी क्वेरीज प्लीज कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अदरवाइज लेट हो जाएगा। सो सी यू ऑल टुमारो। मैम कल कंटिन्यू करें एट 7 PM। एंड जितनी भी बची क्वेरीज हैं अभी, नीलेश जी, अर्चना जी, संतोष जी, सुब्रता जी, सबके आपके डाउट्स कल लेंगे। बलवंत जी, सबके डाउट्स कल कंटिन्यू करेंगे क्लास के बाद। सो अभी वाइंड अप करते हैं, सेम जूम लिंक है, सो जुड़िएगा कल भी, सेकेंड डे में और भी बहुत सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। ओके मैम, कल मिलते हैं।